क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि 1000 साल पुराना प्राचीन भारत मतलब आज के इस तथाकथित आधुनिक समाज से कहीं ज्यादा प्रगतिशील था? हाँ, ये सुनने में वाकई थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि इतिहास में हम बैलगाड़ी से स्पेसशिप तक पहुंचे हैं, तो जाहिर है विचारों में भी हम आगे ही बढ़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम मानव पहचान और प्रेम के इतिहास को खंगालते हैं तो हमारे ही ऐतिहासिक ग्रंथ और कानूनी दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है। हम ऐतिहासिक ग्रंथों के जरिए भारत में LGBTQ+ इतिहास की पूरी यात्रा को समझेंगे। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो समाज का नजरिया आज के मुकाबले बहुत तटस्थ था। मतलब विविधता को प्रकृति का एक बहुत ही सहज और सामान्य हिस्सा माना जाता था। कोई अलग या अजीब बात नहीं थी ये। जैसे अगर मैं खजुराहों की मूर्तियों या कामसूत्र और अर्थशास्त्र जैसी किताबों की बात करूं तो ऐसा लगता है जैसे प्राचीन समाज के पास जेंडर को देखने के लिए एक पूरा कलर स्पेक्ट्रम था। हाँ, जबकि आज हम सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑन ऑफ स्विच ढूंढते हैं। बिल्कुल। उन प्राचीन ग्रंथों में समलैंगिकता कोई भयानक पाप या नैतिक पतन नहीं था। वो बस एक व्यक्तिगत स्वभाव था जिसके लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा बहुत ही हल्के पुल्के दंड का जिक्र मिलता है। और आप देखिए कि इस उदार सोच का एक ठोस वैज्ञानिक आधार भी था। हमारे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता को ही ले लीजिए। अच्छा, उसमें क्या कहा गया है? उसमें तृतीय प्रकृति यानी जिसे हम आज थर्ड जेंडर कहते हैं, उसका उल्लेख एक स्वाभाविक अवस्था के रूप में किया गया है। मतलब उसे कोई बीमारी या विकार नहीं माना गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू और बौद्ध दर्शन में भी इस विविधता को बिना किसी सामाजिक कलंक के समाज में एक समान दर्जे के साथ स्वीकारा गया था। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर सुश्रुत संहिता इसे स्वाभाविक मान रही थी तो फिर अचानक समाज में ये अप्राकृतिक अपराध वाला ठप्पा ये कहाँ से आ गया? इतना खुला समाज इतना बंद कैसे हो गया? तो इसका जवाब हमारी संस्कृति में है ही नहीं। ये असल में 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा थोपी गई धारा 377 की देन है। हाँ, मतलब ब्रितानी हुकूमत की विक्टोरियन नैतिकता। बिल्कुल। वो लोग एक बेहद सख्त और बाइनरी सिस्टम में यकीन रखते थे। उनके लिए जो भी चीजें उनके इस स्त्री पुरुष वाले सांचे में फिट नहीं बैठती थीं, वो सिर्फ अनैतिक ही नहीं थीं। तो और क्या थी? वो ब्रिटिश राज के टैक्स, संपत्ति और उत्तराधिकार के जो पूरे ढांचे थे ना, उसके लिए एक सीधा खतरा थीं। बाप रे! मतलब अपनी व्यवस्था की सहूलियत के लिए उन्होंने हमारी एक पूरी प्राचीन सभ्यता के स्वभाव को ही रातों रात क्रिमिनल घोषित कर दिया। सिर्फ घोषित नहीं किया, बल्कि बाकायदा कानूनी व्यवस्था के जरिए उनका शिकार किया। आप 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट देख लीजिए। हाँ, जिसने हिजड़ा समुदाय को सीधे तौर पर जन्मजात अपराधी बना दिया था। सही कहा। और 1888 के खौफनाक खैराती बनाम क्वीन एम्प्रेस मामले को कैसे भूल सकते हैं। खैराती नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसका बेहद अपमानजनक मेडिकल टेस्ट किया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, मतलब सिर्फ कपड़ों के आधार पर राज्य पुलिस किसी का भी शरीर परीक्षण कर सकती थी। और यही वो खौफ था जिसे धारा 377 ने सदियों तक भारतीय समाज की रगों में भर दिया। लेकिन समय बदला और सोच भी बदली। इंसानी फितरत को आप कागज के किसी कानून से हमेशा के लिए मिटा तो नहीं सकते। बिल्कुल। और इसीलिए अदालतों में इसके खिलाफ एक बहुत लंबी और थका देने वाली कानूनी जद्दोजहद शुरू हुई। हाँ, जो काफी उलझी हुई भी थी। जैसे 2001 की नाज फाउंडेशन याचिका से लेकर 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली आज़ादी और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा झटका। वो दौर किसी पेंडुलम की तरह झूलने जैसा था। लेकिन आखिरकार 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को रद्द कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। एक तरह से इतिहास ने माफी मांगी थी। हाँ, पर हमें ये समझना होगा कि ये फैसला महज एक प्रवेश द्वार था, कोई आखिरी मंजिल नहीं। बिल्कुल, पर वो दरवाजा पार करके लोग अब सत्ता और समाज में दिखने भी लगे। जैसे मार्च 2024 में जब एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा पहुंची, जिसे हम लैवेंडर शील्ड से लैवेंडर प्रेजेंस तक का सफर कह सकते हैं।
मतलब एक अदृश्य ढाल के पीछे अपनी पहचान छुपाने की मजबूरी से लेकर अब गर्व के साथ नेतृत्व करने तक का सफर। हाँ, निजी सच्चाई अब सार्वजनिक ईमानदारी का प्रतीक बन गई है। ये शासन और नीति निर्माण के स्तर पर तो एक बड़ी जीत है, पर यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई। आप जमीनी हकीकत की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब हम 2023 में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समानता का अधिकार नकार दिया, तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने लाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून और अदालत ने आज़ादी तो दे दी है, लेकिन हमारा समाज आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है? यही आज की सबसे स्याह हकीकत है। कानून बदलने के बाद भी होमोऑस्ट्रेसिज्म जारी है। होमोऑस्ट्रेसिज्म यानी सामाजिक बहिष्कार। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो भले ही पुलिस अब किसी को गिरफ्तार ना करे, लेकिन परिवार, दफ्तर और पड़ोस आज भी लोगों को बेदखल कर रहे हैं। ये बहुत डरावना है। समाज आज भी कन्वर्जन थेरेपी के नाम पर उन्हें बदलने की अवैज्ञानिक और क्रूर कोशिशें कर रहा है। अंजना हरीश और 16 वर्षीय आरवे मल्होत्रा जैसी युवाओं की आत्महत्याओं की दर्दनाक खबरें इसी का नतीजा है। ये वाकई झकझोर देने वाला है। हमने उस प्राचीन सोच से ये सफर शुरू किया था जहां इंसान के हर रंग को स्वीकारा जाता था, और आज हम अपनों को ही अपनाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रतिबंध और पूर्वाग्रह हमें आज अपनी परंपरा लगते हैं, वे असल में औपनिवेशिक काल की थोपी हुई मानसिकता है। हमने गलती से उसे अपनी पहचान समझ लिया है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद ये एक सवाल हम सबको सोचने के लिए छोड़ जाता है, क्या हमारा समाज अपने दिमाग में बैठी उस औपनिवेशिक मानसिकता की जंजीरों को पूरी तरह काटने के लिए तैयार है? क्या उस प्राचीन भारत की ओर वापस लौटा जा सकता है, जहां प्रेम को किसी पाबंदी की जरूरत नहीं थी? इस सवाल पे विचार जरूर कीजिएगा।